गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है न्यूट्रिशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, नैदानिक पोषण और आहार की। ये टॉपिक्स हमारे कवर इस चैप्टर में हैं, हमारे कोर्स में है। पहला है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है, फिर इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, डाइट थेरेपी क्या होती है, आहार चिकित्सा, फिर अलग अलग तरीके की डाइट्स होती हैं, कैसे हम उसको मॉडिफाई करते हैं। एक तो रेगुलर डाइट जो हम ऑरली मुँह से लेते हैं, और दूसरा मॉडिफाइड डाइट जिसमें हम अलग अलग तरीके से बदलाव करते हैं, या तो हम उसकी तरलता में या उसकी कंसिस्टेंसी में बदलाव करते हैं, थोड़ी सॉफ्ट है, सेमी सॉफ्ट है, सॉलिड है, कैसी है, लिक्विड है, इस हिसाब से। और फीडिंग रूट्स यानी भोजन देने के तरीके, जैसे हम मोरल मुँह से देते हैं, जहाँ पे जो सा हमारा बॉडी का पार्ट काम नहीं करता वहाँ से फूड को स्किप कर देते हैं, दूसरे बॉडी के पार्ट से देते हैं। जैसे अगर किसी के मुंह में प्रॉब्लम है तो उनके नोज़ में डालना या उनके गले में सीधा उसमें कैथेटर डाल के करना, तो उससे हम फूड को, और उससे जैसे हमें फूड क्योंकि सॉलिड नहीं जा सकता ट्यूब के थ्रू, तो ट्यूब में के केस में हम अलग अलग कंसिस्टेंसी फूड की करते हैं। तो उसके बाद हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज़ यानी जो भी चिरकालिक रोग होते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में करेंगे। फिर प्रिपेयरिंग फॉर करियर, हमारे जितने भी चैप्टर्स हम आएंगे उसमें हम करियर वाल की प्रिपरेशन वाला पार्ट करेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर करियर का मतलब है कि जो भी हम जीविका की तैयारी करें, जो भी हम करियर बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और जो है और वो पढ़ाई करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई करियर के लिए हम इस फील्ड में बनाने के लिए हम सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और किन किन कोर्स के क्या क्या नाम होते हैं वो सब करेंगे। बट उसके बाद हर कोर्स करने के बाद हमारे पास क्या जॉब के स्कोप बच जाते हैं वो हम इसमें स्कोप में करेंगे, क्या जॉब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में पहले पोषण क्या होता है। तो पोषण जो है या न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन फूड की साइंस है, यानी जो हम बिफोर कंजम्पशन, जब हम फूड कंज्यूम नहीं भी करते तब भी जब हमारे पास न्यूट्रिशन होता है, तब भी जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो भी उसके अंदर नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट भी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें बनी, उसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या चीज़ें मिलकर वो बना है, वो सब जो होता है वो हमारा जो है साइंस ऑफ फूड कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है जो साइंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे, उसके बारे में कौन सा न्यूट्रिएंट क्या काम करता है, क्यों ज़रूरत है उसकी, वो सब होते हैं। और हर एक फूड में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उस हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं, उस हिसाब से हमें उनको कंज्यूम करना चाहिए। जिस भी चीज़ इंसान को जिस न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो कैसे पूरा किया जा सकता है वो भी इसमें आता है। फिर हमारा आता है साइंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। साइंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस यानी कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, बाकी कुछ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस भी होते हैं। जैसे कि पानी होता है, पानी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, पर स्टिल पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस पे बहुत इफेक्ट डालता है, हमारे कई तरीके की डिजीज़ेस होती हैं हमें, तो वो क्या काम करता है, वो कैसे काम करता है, डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करता है, वो सब हमें इसमें करेंगे। फिर इसके अलावा फाइबर होता है, जैसे रेशा भी नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, तो वो भी क्या करता है, हमारे डाइजेशन में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, तो इसीलिए उनके बारे में भी हम इस न्यूट्रिशन में जब पढ़ते हैं तो उसको भी न्यूट्रिशन का पार्ट माना जाता है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी, कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीके के फूड को जल्दी डाइजेस्ट होता है, कोई स्लोली डाइजेस्ट होता है, कई कई बीमारियों में डाइजेशन को फ़र्क पड़ता है, कैसे फ़र्क पड़ता है, ये सब हम इसमें न्यूट्रिशन में ही करेंगे। ठीक है, फिर आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हर एक न्यूट्रिएंट अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब होता है। तो कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कुछ स्टमक में हो जाते हैं, कुछ लिवर में होते हैं, कुछ जो है हमारे इसमें किडनी में एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ जो है हमारे इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होते हैं। तो जौन सा न्यूट्रिएंट जहाँ एब्जॉर्ब होता है वो हमारा एब्जॉर्प्शन में आता है। फिर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स।
तो न्यूट्रलाइजेशन यानी कि जो शुरू खाने से लेकर जब हम न्यूट्रिशन बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस का मतलब संतुलन बनाना, तो जब हम इनटेक लेते हैं और जब हमारा आउटलेट होता है, दोनों बराबर होने चाहिए। जितना हम इनटेक लें उतना ही हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो यूटिलाइजेशन यानी कि जितना हमने इनटेक किया और कितना हमने यूज़ किया, फिर जो हमारा एक्सेस बच जाता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो ये चीज़ कैसे यूज़ हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या न्यूट्रिएंट क्या काम करता है, कैसे हम यूज़ करें। जैसे प्रोटीन का जो भी अमीनो एसिड्स जो भी होंगे प्रोटीन के, वो हमारे सेल्स बनाने में मदद करेंगे, तो नई कोशिकाएँ बनती है। इसी तरीके से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसे हमें वो शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर से वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट जो होता है हमारी बॉडी को इंसुलेशन देता है, हमें गर्मी से, ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है, फैट स्किन के लिए चाहिए। तो कैसे यूटिलाइज होते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन का जब हम बात करते हैं तो पौष्टिक स्तर, तो कौन सी चीज़ें हैं जो पौष्टिक स्तर को प्रभावित करती है। तो पौष्टिक स्तर को प्रभावित करने वाला कई 3 फैक्टर्स होते हैं हमारे। एक तो हमारा सोशल यानी सामाजिक में हमारा आता है जब भी हम के समाज में किस तरीके से हम खाना खाते हैं। तो हम दिन में कितनी बार खाते हैं, इसमें ईटिंग हैबिट्स होती है। तो पहले तो हमारी फैमिली सबसे, समाज का सबसे पहला पार्ट हमारा बिल्कुल जो क्लोज कनेक्शन होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब से होता है। फिर रिलेटिव्स होते हैं, फिर जिनके साथ हम डील करते हैं वर्क प्लेस पे, काम पे। तो जो भी हमारा समाज का पार्ट होता है वहाँ पे हम किस प्रकार से खाना खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, तो वो हमारा डिसाइड करता है कि हमारा पौष्टिक स्तर कैसा होगा। हम हेल्दी होंगे, हम बैलेंस हमारा रहेगा, हम जो है न्यूट्रिशनल बैलेंस बना रहेगा, हम नॉर्मल रेंज में आते हैं, हम ओबीस या ओवरवेट में आते हैं, हमारा मोटापे का शिकार होते हैं, या हम कुपोषित होते हैं। तो वो हमारे सामाजिक स्तर पर हमारी आहारी आदतों पर डिपेंड करता है। अब समाज में हमारे आता है कि हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, 3 बार खाते हैं, 5 बार खाते हैं। तो हमारी फैमिली में हैबिट्स इस तरीके की होती है, हम ज़्यादातर घर का खाते हैं, बाहर का खाते हैं, उस हिसाब से हमारा पौष्टिक स्तर पर डिपेंडेंट रहेगा। इसके अलावा जो है खाने हेल्दी चीज़ें खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, बाहर से ऑर्डर करते हैं, घर पे पका हुआ खाना खाते हैं, ये सब जो है कितना खाते हैं हम। एक दिन में 3 बार खाते हैं, पर जो है जो सबसे ज़्यादा बल्क में हम सुबह मॉर्निंग में खाते हैं, इवनिंग में खाते हैं या आफ्टरनून में खाते हैं। तो वो कितना पोर्शन हम खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, किसके साथ खाते हैं, किस तरीके से अकेले खाते हैं, इन सब चीज़ों पर हमारा पौष्टिक स्तर, हमारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का डिपेंडेंट होता है। और ये हमारी ईटिंग हैबिट्स पे भी डिपेंडेंट होता है। तो सोशल में हमारा ईटिंग हैबिट, आहार आदत। साइकोलॉजिकल हमने जिसे पढ़ा था लास्ट ईयर भी, कि अलग तरीके के मानसिक रोग होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया, बुलिमिया हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस जब एक इंसान को होता है, मानसिक जो है दबाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो जो इंसान होता है कई बार ज़्यादा खाता है, कई बार कम खाता है, वो हमारे पौष्टिक स्तर को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे साइकोलॉजिकल या मानसिक जो है फ़र्क पड़ता है हमारे पौष्टिक स्तर पर। फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट आता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हमारा आर्थिक स्तर कैसा है, हम अमीर है, गरीब, पैसा कितना महंगा फूड खरीद सकते हैं, कितना हम स्पेंड कर सकते हैं फूड के ऊपर। तो इसमें आपका जैसे पौष्टिक स्तर में आ जाता है, जो जैसे कुपोषण हमने पढ़ा था, मेरास्मस पढ़ा था, विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी, ये सबसे रोग होते हैं ना, हमें कैल्शियम की कमी से होते हैं। तो अलग अलग ऑस्टियोपोरोसिस जैसे होता है। तो ये सब रोग क्या क्यों होते हैं, क्योंकि हमें आर्थिक स्थिति सही नहीं होती और हम जो है भोजन अच्छे स्वस्थवर्धक पौष्टिक भोजन के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो हम गुड क्वालिटी फूड के लिए जो है कितना पैसे खर्च सकते हैं वो डिपेंड करता है, उससे डिपेंड होता है कि हमारा पौष्टिक स्तर कैसा होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सेहत और पोषण में क्या संबंध है। तो सेहत एक हमारा आएगा, पोषण और सेहत में क्या संबंध है, और फिर सेहत और पोषण में क्या संबंध है, दोनों साइकिल होती है। तो जैसे कि अगर हमारा पौष्टिक स्तर ठीक है तो हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। हम जो है अगर मान लीजिए तो हमें बीमारी होगी नहीं, सबसे पहली स्टेज ही हो गई, हमारा पौष्टिक स्तर ठीक है तो हमें रोग होगा नहीं। अगर ऐसा कोई रोग आ जाता है जैसे कोविड का केस में है, तो जो हमें कैच कर ही सकता है, हम उससे नहीं बच सकते, तो फिर उसके बाद अगर वो घुस गया
तो उससे कितनी देर तक हम सही हो जाते हैं, रिकवरी कितनी जल्दी हो जाती है हमारी। तो वो चीज़ भी हमारे पौष्टिक स्तर पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर कोई इंसान हेल्दी है, अच्छा पोषण स्तर रखता है, तो पहले तो उसको बीमारी होगी ही नहीं, और अगर हो जाती है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तीसरा आता है मैनेजिंग ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अगर मान लीजिए कि पौष्टिक स्तर जो है हमारा ठीक है, तो हमें अगर कोई क्रोनिक यदि दीर्घकालिक रोग हमें लग जाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन लग जाता है, तो फिर हम उसे कंट्रोल करके रख सकते हैं, उसे हम ज़्यादा गंभीर होने से बचा सकते हैं अगर हमारा पौष्टिक स्तर पे हमारा कंट्रोल हमारा रहता है। फिर पौष्टिक स्तर का सेहत के बाद हमारा सेहत से उल्टा क्या होता है, बीमारी, इलनेस। ठीक है, तो इलनेस में क्या होता है, पहला जो है न्यूट्रिशन स्टेटस, यानी कि बीमारी होने से पहले जो है ऐसे लेकर जब हमारा इलाज चल रहा है तब तक जो हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस जो होता है कैसे हम मेंटेन कर कर रखते हैं। तो अगर हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस, जैसे कोई एक इंसान जब भी कोई बीमारी की वजह से हॉस्पिटल जाता है तो सबसे पहले उसका क्या पौष्टिक स्तर नापा जाता है, उसकी हाइट नापी जाती है, वेट लिया जाता है, उसके ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं, पता किया जाता है कि इस इंसान का पौष्टिक स्तर कैसा है। अब उसके बेसिस पे क्या डिसाइड किया जाता है कि उसका इलाज किस तरीके से होगा, कितने दिन होगा, क्या क्या टेस्ट कराए जाएंगे। तो ये सारे प्रोसीजर को हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। शुरू से लेकर बीमारी ठीक होने तक का जो अवस्था होती है उसको प्रोग्नोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पौष्टिक स्तर ठीक होगा, हमें कम से कम हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, कम से कम सिम्टम्स होंगे, जल्दी से जल्दी रिकवरी होगी, तो पॉजिटिव होता है ये। ठीक है, तो फिर उसके बाद पौष्टिक स्तर में हमारी रिकवरी जल्दी हो जाती है। हमारा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, हॉस्पिटल आने जाने का जो पार्ट होता है, तो प्रोग्नोसिस में पूरा आता है, स्वस्थ होने तक की बात है, और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट यानी हॉस्पिटल के जब तक हमें धक्के खाने पड़ते हैं या उसमें बीमारी जो हमें दवाइयाँ लेनी होती है, इलाज का चल रहा है, वो हमारा जो कम से कम होता है अगर हमारा पौष्टिक स्तर सही रहता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम पुअर डाइट लेते हैं, ख़राब न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, न्यूट्रिशन स्टेटस ख़राब हो जाता है, पौष्टिक स्तर ख़राब हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। फिर अगर हमारा पौष्टिक स्तर न्यूनतम होगा तो हम बीमारी जल्दी पकड़ेंगे, और बीमारी अगर हमें पकड़ ली और हमारा पौष्टिक स्तर फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और बीमारी के जो सिम्टम लक्षण होते हैं वो और ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं। फिर लक्षण ख़राब होने से हमारे ऐसे बॉडी के पार्ट जो पहले सही भी थे, फिर उनको भी ऐसा होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अपना संतुलन खोने लगती है, और फिर हमारी रिकवरी जो है उसमें समय लगता है। अब इसका उल्टा अगर हम करेंगे, तो अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा है और पौष्टिक स्तर अच्छा होगा, हमें बीमारी होने के कम से कम चांस होंगे, और अगर हमें मान लीजिए गलती से बीमारी हो भी गई, हमारे सिम्टम्स कम से कम रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस फिर कम से कम रहेंगे, समस्याएं कम से कम होगी, और रिकवरी जो है वो जल्दी होगी। तो ये हमारा इसी तरीके से हमारी बीमारी और पौष्टिक स्तर का असर होता है। तो बीमारी एक सामान्य पोषण स्तर, फिर हमारी बीमारी की वजह से अब हम उल्टा आ रहे हैं, अगर हमें बीमार हो जाते हैं और उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस पौष्टिक स्तर पर क्या असर पड़ता है, अब ये उल्टा है। अगर एक इंसान बीमारी से पहले स्वस्थ है तो उसका पौष्टिक स्तर पर तब भी उसको नुकसान होगा, पर अगर एक इंसान बीमारी से पहले ही पूरा उसका पौष्टिक स्तर खराब है तो उसकी शरीर को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर हम कोई ऐसी, जैसे कोविड के केस में है, ऐसी बीमारी जिससे हम बच नहीं सकते, तो उस केस में क्या होता है, तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन ये है कि हम अपने पौष्टिक स्तर को शुरू से ही सही रखें, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो हमारे शरीर को, क्योंकि अगर हमारा पहले से ही पौष्टिक स्तर खराब है तो हमारे शरीर को नुकसान होना तय है। ठीक है, तो इलनेस एंड डिजीज कैन रिजल्ट इन न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस इवन इन अ पर्सन हु प्रीवियसली हैड गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो सही वाले को जब इतना फ़र्क पड़ता है, इतना नुकसान होता है, तो उस चीज़ का स्टेटस ख़राब होगा तो उसका नुकसान होगा ही होगा। तो अगर किसी का पौष्टिक स्तर अच्छा था, उसने बीमारी कैच की, अब उसका न्यूट्रिशन स्टेटस पुअर हो गया और डिजीज़ ख़राब हो गई, तो ये भी केस होता है। और जैसे हमने अभी पढ़ा, जिसका ख़राब है तो उसको और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा।
अब नैदानिक पोषण क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है? क्लिनिकल न्यूट्रिशन आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन प्लस डिजीज। जब हम बीमारी के संदर्भ में पोषण की बात करते हैं तो यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है। और इतनी ढेर बीमारियाँ, इतने ढेर रोग होते हैं, तो हर रोग को कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे डाइट लेनी है उस रोग में, वो सब की जो पढ़ाई होती है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में आती है। जैसे कि कोई किडनी का पेशेंट है, उसको अलग डाइट की ज़रूरत है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई हार्ट का पेशेंट है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई जो है डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हर बीमारी के हिसाब से एक इंसान की रिक्वायरमेंट, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को बोन्स वीक हैं किसी की, तो हर डिज़ीज़ के केस में अलग अलग शरीर की आवश्यकताएँ होती हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, MNT कहा जाता है। स्पेशलाइज एरिया न्यूट्रिशन वी डील विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस। बीमारी के समय में जब पोषण के साथ जब एक एरिया जब डील करता है, इसको क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें जो है एक सामान्य एक इंसान की जो पौष्टिक आवश्यकताएँ हैं और बीमारी की वजह से पौष्टिक आवश्यकताओं में क्या परिवर्तन आया। जैसे हमने कहा ना, कोई भी इन्फेक्शन है तो वो जो है वो इन्फेक्शन जब एक बॉडी में घुसेगा तो वो उस बॉडी के न्यूट्रिशन, वहाँ न्यूट्रिशन फूड सर्च करता है, वो तो फूड सर्च करता है तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट से अपना फूड लेगा और खुद को सर्वाइव करने के लिए। तो हमें वो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, एक शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी, और वो जो अब जो बीमारी आई है उसकी आवश्यकताओं को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। द डाइटिशियन क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज द पर्सन हु प्रिस्क्राइब द राइट डाइट टू द पेशेंट। और जो व्यक्ति सबसे डील करता है उसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बोला जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो पोषण और रोग के जब हम दोनों के संदर्भ में बात करते हैं, नैदानिक पोषण कहते हैं, और आहार विशेषज्ञ नैदानिक पोषण चिकित्सक जो है वो उस व्यक्ति को कहा जाता है जो आहार योजना बनाता है अलग अलग बीमारी के संदर्भ में पेशेंट के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद है क्लिनिकल न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, नैदानिक पोषण का क्या महत्व है। 3 महत्व है। बीमारी को बचाना, होने से रोकना पहले तो, फिर अगर हम होने से ना रोक पाए तो होने के बाद उसका इलाज करना, और जब बीमारी ऐसी है जो दीर्घकालिक है या जिसके सिम्टम्स होते हैं उसको कम से कम करना, उससे होने वाले नुकसान को कम से कम करना, और यानी उसको नियंत्रण में रखना। यानी शुगर जैसे अगर किसी इंसान की बढ़ गई तो जो उसकी आंखें ख़राब हो सकती है, उसके इंटरनल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उसको नुकसान हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस केस को इतना ड्रास्टिक होने से रोकना और उसको कंट्रोल करके रखना क्लिनिकल न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए हमें है। पहला है बीमारी को होने से ही रोकना, फिर अगर हो गई है तो फिर उससे बचाव करना, उसका इलाज करना, और अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि और गंभीर हो सकते हैं तो उनके होने वाले दुष्प्रभावों को रोकना। ठीक है, फिर नैदानिक पोषण का महत्व अभी हमने पढ़ा। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, रोगों से बचाव। दूसरा बीमारी को ठीक करना, इलाज करने में मदद करना। फिर उससे होने वाले सिम्टम्स या दुष्प्रभावों को कम से कम करना। इंसान की या कम्युनिटी का पौष्टिक स्तर, अभी मैंने बताया पौष्टिक स्तर जो है, बीमारी जो होगी वो खुद के फूड के सर्च करती है तो वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन स्टेटस को नुकसान पहुंचाती है। तो एक सामान्य इंसान के बीमारी के समय पर भी उसका पौष्टिक स्तर सही रहे, बना रहे, ताकि शरीर को कम से कम नुकसान हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो 5वां है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध और अनुसंधान को करना। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन की पहली से जो है सिग्निफिकेंस यही है, उसका महत्व यही है कि बीमारी को रोकना। सबसे सही तरीका यही है, जितने कम लोग बीमार होंगे उतना हमें काम करने में आसानी होगी, उतना मैनेजमेंट में आसानी होगी। तो अगर हम होने से ही रोकते बीमारी को तो सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होता है। दूसरा होता है कि तो ये कैसे किया जाता है, अगर सभी लोगों को, हर एक व्यक्ति जो है वो क्या है, अच्छा पौष्टिक आहार ले रहा है, अच्छे लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं एक पूरी सोसाइटी को ये चीज़ आदत डेवलप कराने में और उसके सारे संसाधन प्रदान करने में, तो हमारे देश में कोई भी इंसान बीमार होगा ही नहीं। दूसरा, एनेबलिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, अगर मान लीजिए बीमारी हो जाती है तो उसकी बीमारी को जल्दी से जल्दी सही करना और आसानी से सही करना कि वो इंसान को कोई ज़्यादा नुकसान उसके शरीर को ना हो।
पहला है इलाज के दौरान पौष्टिक स्तर को सामान्य रखना, और ये कैसे किया जा सकता है, उसके पौष्टिक स्तर को बिल्कुल नॉर्मल बना के रखना, ताकि एक इंसान को डबल बर्डन ना झेलना पड़े, दो दो नुकसान ना झेलने पड़े। एक तो पहला नुकसान यही है कि वो बीमारी की वजह से, बीमारी में जो उसके शरीर को नुकसान हुआ वो तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ वो बीमारी उसके पौष्टिक स्तर को भी ख़राब कर रही है, तो दोहरा नुकसान हो जाता है। उस चीज़ को, नुकसान को ना होने देना, तो उसके लिए हमें क्या करना, बीमारी के समय पौष्टिक स्तर को सही बनाए रखना। दूसरा है इंश्योरिंग दैट पेशेंट रिसीव्स द डाइट विच वाज प्रिस्क्राइब। दूसरा, हमने तो प्रिस्क्राइब कर दी इन चीज़ों को ध्यान रख के, पर वो इंसान ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा वो डाइट, वो ले सकता है या नहीं ले सकता, उस चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसको उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो वो हमने तो प्रिस्क्राइब कर दिया फूड, पर वो खाना खा ही नहीं पा रहा, तो फिर वो कभी भी उसका पौष्टिक स्तर सही नहीं रहेगा, और बीमारी की जो हम इलाज कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। दूसरा ये हो सकता है, अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ें लिख के दी जो वो इंसान नहीं खरीद सकता, या उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, या उसे नहीं पसंद, तो वो कभी भी वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमें डाइट को बनाना, और उस इंसान को ये चीज़ की इंश्योर करना इस चीज़ को कि वो इंसान जो बोला गया वो डाइट उसके बॉडी में भी जाए। तीसरा जो है टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिक नीड एज वेल एज डिजीज़ कंडीशन। और यूनिक नीड, जैसे कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसको कोई पोषक तत्व की कमी है तो उस चीज़ का ध्यान रखना। उसको उल्टियाँ या सिर दर्द या और इसका दस्त की समस्या है तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी उस इंसान की ज़रूरतें हैं बीमारी के दौरान, उन सबको ध्यान रखना, और मेक श्योर करना कि वो सारी दवाइयाँ, सारी जो भी इसको सुझाव दिए गए हैं वो सही तरीके से फॉलो कर सके। फिर है इंश्योरिंग दैट द डाइट इज़ एडिक्वेटली डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी। ऐसे इस तरीके से एज अ डाइटिशियन ये सुनिश्चित करना कि जो भी भोजन उसको दिया जा रहा है उसके शरीर तक पहुंच रहा है। जैसे हमने दे दिया, उसने ले भी लिया, पर उसके बाद उसको अगर वॉमिटिंग आ रही है या उसकी बॉडी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उसमें संशोधन करना। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ द एस्टैब्लिश डिजीज। अगर बीमारी हो जाती है तो उसको क्या करना, उसके सिम्टम्स को कम से कम करना, यानी कि, और ये कैसे किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए शुगर का पेशेंट है, उसको सिम्टम्स ख़राब हो जाएंगे अगर वो ज़्यादा शुगर लेगा, तो उसका ऐसा फूड सजेस्ट करना जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। इस तरीके से कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना, हाइपरटेंशन के पेशेंट का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा, तो उसके ऐसा आहार देना जिसमें नमक वगैरह कम हो, ताकि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसी डाइट सजेस्ट करनी है कि उससे होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकता है, कंट्रोल कर रखा जा सकता है। फिर चौथा है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का या एज ए इंडिविजुअल हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारी सोसाइटी का हर एक इंसान जो है अवेयर है, उसको सारी जागरूकता है कि क्या खाना खाना चाहिए, और उसको वो सामान चीज़ें हम उपलब्ध भी करा रहे हैं, तो कोई इंसान जो है वो बीमार होगा नहीं, उसका पौष्टिक स्तर सही रहेगा, हमारे पास चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि उसको कोई बीमारी ना हो। पहला तो ये स्टेज होती है फूड। दूसरा हेल्थ केयर सर्विस इंपॉर्टेंट होती है। अगर हो जाए तो अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हर एक इंसान को मिले, तो तभी हमारी सोसाइटी हेल्दी रह सकती है। तो पहला हमारा फूड सबको अच्छी क्वालिटी का देना, हेल्दी देना। तो कोविड की सिचुएशन में भी यही हुआ कि हमने हमारे कंट्री में ज़्यादातर लोगों का पौष्टिक स्तर सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छी हेल्दी हैबिट्स फॉलो हर एक इंसान नहीं करता। तो लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, उनको उसके बारे में अवेयर करना ज़रूरी है, और वो सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। आखिरी जो इसमें पॉइंट आता है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि शोध और अनुसंधान। अब जब शोध अनुसंधान हम करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे हम आसानी से हम नए नए तरीके निकाल सकते हैं कि अलग अलग बीमारियों में कैसे लोगों को की देखभाल की जा सकती है, पोषण की, और ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें लेकर आना कि जो कि आसान हो। तो फूड जो भी हमें दिया जाता है बहुत ही मुश्किल होता है कभी खाना, क्योंकि इस तरीके का फूड दिया जाता है कि वो बहुत या तो बेस्वाद होता है या जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता। तो ऐसे नए नए अनुसंधान करके हम नए नए तरीके खोज सकते हैं कि किस तरीके का भोजन लोगों को सजेस्ट करना चाहिए उसकी समस्या के अनुसार।
दूसरा है बेटर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप और फूड विद डिजीज़ इन क्योरिंग एंड प्रिवेंशन। अब कई बार क्या होता है कि अलग अलग बीमारियों में हमें कई बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि वो बदलती रहती हैं, जैसे कि कोविड में भी म्यूटेशन हो रही है, तो उसकी फूड के साथ क्या रिलेशन है, न्यूट्रिशन पे क्या असर डालता है। तो अगर हम सही समय पर साथ के साथ अगर हम अनुसंधान करते रहें, शोध करते रहें, तो हमें समझने में आसानी होगी और हम सही उपाय उसका निकाल सकते हैं। फिर आता है कि सप्लीमेंट्स अलग अच्छे डेवलप करना, ऐसे सप्लीमेंट्स डेवलप करना जो बीमारी या उसकी पौष्टिक इलाज में मदद कर उसको इलाज करने में इंसान की मदद कर सके। और इसमें आखिरी जो होता है कि मूल्यांकन के तरीके। अब हमारा मूल्यांकन के वही टिपिकल तरीके होते हैं, या तो हम हाइट वेट इंसान का नापते हैं या उसके शरीर का माप लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उसका ब्लड सैंपल देते हैं, जो कि दर्द वाली मेथड होती है। तो इसीलिए हम ऐसी अच्छी नई तरीके निकालें जिसमें समय कम निकल लगे उसका रिज़ल्ट आने में, और पेनफुल भी ना हो। तो इससे हमें जल्दी एक इंसान की बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और वो आसान तरीका हमारे लिए हो जाएगा। बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आपकी छुट्टी है, तब तक अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करिए।